तो सत्ता में सबसे पहले न्यूज मित्रों से एक साधारण सा सवाल पूछते हैं। आपने आखिरी बार कब एक साथ एक जगह 6 करोड़ रुपए कैश देखे थे? आपने इससे पहले कब एक साथ एक जगह नोटों का ऐसा अंबार देखा था? कब एक साथ एक जगह 500 रुपए के नोटों के इतने बंडल देखे थे? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें निजी तौर पर ऐसी तस्वीर देखना नसीब हुआ होगा, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से इतने पैसे कमाने में काफी वक्त लगता है। ठीक इसके उलट भ्रष्टाचार के बल पर रिश्वत वाले नोटों का अंबार मिनटों और सेकंडों में लग जाता है। ऐसा ही एक अंबार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगा, जिसको देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल गुरुवार को बेंगलुरु में लोकायुक्त ने बीजेपी विधायक के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बीजेपी विधायक मदन विरूपक्षप्पा के घर और दफ्तर से 8 करोड़ कैश बरामद हुए। बीजेपी विधायक के घर में अधिकारियों को 6 करोड़ कैश मिले। बेंगलुरु स्थित कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के दफ्तर में 2 करोड़ 20 लाख कैश मिले। बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि प्रशांत अपने पिता के नाम पर घूस ले रहा था। बीजेपी विधायक के घर में पूरा बेड कैश से भरा गया। अधिकारियों को कैश गिनने में काफी वक्त लगा। हालांकि बीजेपी विधायक की दलील है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में करोड़ों रुपए के कैश के साथ विधायक के बेटे की रंगे हाथ गिरफ्तारी, आरोप और सफाई वाली पूरी कहानी को समझ लीजिए। Five people have been arrested. They are being produced before the court, and the investigation is on. About 8 crore and 12 lakhs will investigate. Who are all others who are involved in it? ಈ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಏನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. That shows that the BJP government has allotted to the MLA ministers and chairmen, board corporation chairmen, to collect money for the election purpose. This is the most corrupt government in the country, and it's proved today. So the Chief Minister of Karnataka keeps asking us to produce documents. What more documents does he require? तो सत्ता में आपको करप्शन के आधार पर नोटों का महल खड़ा करने वाले कई कैश प्रेमियों से मिलवाएंगे, जो सरकारी पद पर बैठकर मिनटों में करोड़ों का खेल कर देते हैं। पहले कर्नाटक के कैश प्रेमी पिता और पुत्र से आपका परिचय करवा देते हैं। मदन विरूपक्षप्पा कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। कैश के साथ पकड़े गए बीजेपी विधायक के पुत्र प्रशांत कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी हैं। आरोपों के मुताबिक प्रशांत अपने विधायक पिता के नाम पर घूस ले रहा था। लोकायुक्त के अधिकारियों के मुताबिक प्रशांत ने साबुन और दूसरे डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। बीजेपी विधायक मदन विरूपक्षप्पा KSDL यानी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी थे। इन आरोपों के बाद अब उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल खुद को बेकसूर बताते हुए ये सफाई दे रहे हैं कि वो किसी भी टेंडर में शामिल नहीं थे। तो एक दफ्तर में 2 करोड़, एक घर में 6 करोड़, यानी कुछ ही मिनटों में 8 करोड़ रुपए मिले। सुनकर भी आश्चर्य होता है। आप इस नजरिए से सोचिए
कि एक आम आदमी एक बार में कितना पैसा निकाल सकता है। अगर एटीएम से आप पैसा निकालने जाते हैं तो 24 घंटे में इसकी मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपए होती है, जिसमें निकालने में कम से कम 1 मिनट का वक्त लगता है। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 8 करोड़ हैं भी तो इतना कैश निकालने में कितना वक्त लगेगा। अगर लगातार पैसा निकालने की छूट हो तो एटीएम से 8 करोड़ रुपए कैश निकालने में 4,000 मिनट लग जाएंगे। इसे घंटे में बदल दें तो 67 घंटे लगेंगे, और अगर दिन के हिसाब से देखें तो करीब 3 दिन, वो भी अगर दिन रात आप कैश निकालने में ही जुटे हैं तो। लेकिन ये नियम, ये लिमिट, ये सीमा सिर्फ आम आदमी के लिए है। कर्नाटक में सिर्फ कुछ ही घंटों में विधायक के घर से लेकर दफ्तर तक 8 करोड़ रुपए कैश देखने को मिले। तो आरोप अपनी जगह हैं, दलीलें अपनी जगह हैं, सियासत अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार वाले नोटों के बंडल की ऐसी तस्वीर देश में अक्सर देखी जाती है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सरकारी बाबू हो या कैश प्रेमी जनप्रतिनिधि, कुर्सी पर बैठकर करप्शन के जरिए लोकतंत्र, देश, समाज और आम जनता को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और देश में ऐसी घटनाओं और ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है। जब भी करप्शन और कैश का जिक्र आता है तो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम जरूर आता है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर रेड डाली गई। अर्पिता के अलग अलग ठिकानों से 50 करोड़ कैश मिले थे। बेडरूम से किचन तक नोटों के बंडल मिले थे। एक कमरा 500 और 2000 के नोटों से भरा हुआ मिला था। कमरे में झोले और बैग में कैश भरकर रखा गया था। यहां तक कि ट्रक से कैश को ले जाना पड़ा। अर्पिता पर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप है। तो करप्शन वाले कैश प्रेमियों की और भी बहुत सी कहानियां हैं। आपको कुछ और करप्शन किंग से भी मिलवा देते हैं जो पिछले कुछ महीनों में देश भर में चर्चा में रहे। पिछले महीने की बात है, टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर पर रेड हुई थी। अलग अलग ठिकानों से 11 करोड़ रुपए कैश मिले थे। जाकिर हुसैन के घर में 1 करोड़ कैश मिला था। उत्तर प्रदेश में पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड हुई थी, जिसमें 197 करोड़ कैश बरामद हुए थे। इतना कैश था कि 48 घंटों तक नोटों की काउंटिंग होती रही। झारखंड में साल 2022 में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड हुई थी। ईडी ने 18 लोकेशन पर छापेमारी की। रांची में आईएएस की करीबी सीए के यहां 19 करोड़ 31 लाख के करीब कैश मिला था। यहां इतना कैश था कि गिनती के लिए मशीन मंगानी पड़ गई थी। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक क्लर्क हीरो केसवानी जिसकी सैलरी सिर्फ 50,000 थी, उसके ठिकानों पर रेड में काली कमाई का खुलासा हुआ था। हीरो केसवानी के घर से लगभग 85 लाख रुपए कैश जब्त हुए थे। लगभग 4 करोड़ की संपत्ति होने से संबंधित दस्तावेज मिले थे। ये सिर्फ एक झलक है। ऐसे कई कारोबारी हैं, कई नेता हैं, कई अफसर हैं जो करप्शन की कंक्रीट और रिश्वत के नोटों वाली गड्ढियों से बेईमानी की ऊंची इमारत खड़ी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार इस देश की गंभीर समस्या है। ये किसी महामारी से कम नहीं है। इसकी गंभीरता को समझते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार एक रोग है जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह जीवन का एक तौर तरीका बन गया है। ये पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी से बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने के लिए अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में 7 पापों में से एक पाप माना जाने वाला लालच अपने प्रभाव में प्रबल रहा है। वास्तव में धन के लिए अतृप्त लालच ने ही भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की। अगर भ्रष्टाचारी कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो उनकी सफलता पकड़े जाने के डर को भी खत्म कर देती है। वे इस अहंकार में डूबे रहते हैं कि नियम और कानून विनम्र लोगों के लिए हैं, ना कि उनके लिए। पकड़ा जाना उनके लिए पाप है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की जिसमें राज्य के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और भ्रष्टाचार पर यह टिप्पणी। और अब इस खबर पर नजरिया 9। यह खबर एक ऐसे समय में आई है जब देश में तमाम नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स कटने की प्रक्रिया को झेल रहे हैं और अपने सालाना अप्रेजल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचारी का कैश वाला पहाड़ देखकर इन ईमानदार लोगों का सिर चकरा जाता है और वो सोचते हैं
कि पैसे का विटामिन भ्रष्ट लोगों को ही क्यों मिलता है। हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय कथन है, सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है। बात एकदम सही है। हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों को सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में ही दिखता है और वो 24 घंटे इसी जोड़ तोड़ में रहते हैं कि कैसे काली कमाई को चुपचाप डकार जाएं। जब ईमानदारी का प्रीमियम कम हो और बेईमानी का रिटर्न ज्यादा हो तो ऐसी कार्रवाई आम लोगों को थोड़ा सुकून देती है और उनका विश्वास उस कसौटी पर बना रहता है जिसके तहत कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति। सत्ता में अब बात कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की, जो देश में करीब 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर के लिए पहुंचे। लेकिन यहां भी राहुल गांधी उसी मूड में नजर आए जिस मूड में वो अक्सर भारत में रहा करते हैं। वैसे तो कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के लेक्चर का विषय लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी था, यानी 21वीं सदी में सुनने की कला सीखना। लेकिन बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने स्पीच में भी अपने कई प्रिय विषय कवर कर लिए। वो सुनने की कला के साथ साथ सुनाने की कला का डेमो भी दे रहे थे। हम आपको राहुल गांधी के वो कीवर्ड्स दिखा रहे हैं जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किए। लेकिन भारत में अब बीजेपी उन कीवर्ड्स को डिकोड करके राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने के आरोप लगा रही है। इसलिए सबसे पहले ये सुनना जरूरी है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में ऐसा क्या कह दिया कि भारत में सियासत का तापमान बढ़ गया। The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. वैसे मुमकिन है कि आपने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की ओर से कही गई ये सारी बातें पहले भी सुनी हो, क्योंकि राहुल का कल का ये बयान आज ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। लेकिन एक बात जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो ये कि राहुल ने कल कैम्ब्रिज में अपने लेक्चर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ भी की। और आज आपके लिए सत्ता का यही सरप्राइज है, क्योंकि हम आपको वो इनसाइट्स बताते और दिखाते हैं जिसे कई एजेंडाधारी या तो किसी सेलेक्टिव एजेंडे के तहत छोड़ देते हैं या फिर उन्हें गैर जरूरी बताकर ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन सत्ता में हम पूरी खबर और उसके तमाम पहलू आपके सामने रखते हैं। कल कैम्ब्रिज में राहुल से जब मोदी सरकार के काम को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ में क्या कहा। I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing. It's a good thing. पीएम मोदी की तारीफ की बात तो ठीक है, लेकिन उनकी जरा सी आलोचना पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसलिए देश बांटने वाला बयान सुनकर बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री गुस्से से लाल हैं और उनका राहुल विदेश में जाकर उनका कहना है कि भारत और उसके साथ लोकतंत्र पर बदनामी के दाग लगा रहे हैं। राहुल के बयान पर देश में जिस तरह राजनीतिक जंग शुरू हुई है उस पर हमारी ये रील भी देख लीजिए। Had Pegasus on my phone. रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं।
Large number of politicians have Pegasus on their phone. उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। पेगासस और नो पेगासस, फोन टैपिंग तो होती है। खुद बीजेपी के लोग किसी एक राज्य के उप मुख्यमंत्री पर यही आरोप लगा रहे हैं। किसकी सुई कहाँ अटकी है ना, आने वाला दिन बताएगा। फिल्म आई थी दो जासूस, उसमें गाना था दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। तो इस देश के अंदर जो दो जासूस हैं वो यही महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत खराब। आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। वैसे राहुल गांधी और कैम्ब्रिज को लेकर आज हम आपको एक और एक्स्ट्रा और दिलचस्प जानकारी देना चाहेंगे। भले ही कैम्ब्रिज ने इस बार गेस्ट लेक्चर के लिए राहुल गांधी को बुलाया हो, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में राहुल की पहचान रॉल विंसी के नाम से दर्ज है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंसी के नाम से पढ़ाई की थी। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था। दावा किया जाता है कि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद सभी लोग थे, इसलिए कैम्ब्रिज में उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। हालांकि राहुल की डिग्री को लेकर विवाद भी हो चुका है। तब कैम्ब्रिज की उपकुलपति ने भी लेटर लिखकर इस बात की पुष्टि की थी कि राहुल ने रॉल विंसी के नाम से डिग्री हासिल की थी। और अब इस खबर पर नजरिया 9। तो कल कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कुछ जुबानी तीर चलाए, तो पीएम मोदी की कुछ नीतियों की तारीफ भी की। वैसे इस आलोचना और प्रशंसा के बीच 90 और 10 का अनुपात था, यानी 90% आलोचना और 10% प्रशंसा। यह अनुपात इसलिए था क्योंकि राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस की घरेलू राजनीति को यह सूट करता है, और इसी अनुपात के कारण राहुल गांधी सत्ताधारी बीजेपी के रडार पर आ गए, जो कि राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है। वैसे बाहर जाकर देश का ब्रांड एम्बेसडर बनना है या फिर देश की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में खुलकर अपनी राय रखनी है, यह किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला होता है। हाल फिलहाल में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी कुछ बातें रखी थी, लेकिन जावेद अख्तर नेता नहीं है, शायर हैं, और 2024 में उनका कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ। इसलिए राहुल गांधी ने सुनने की कला वाली क्लास में सुनाने पर जो जोर दिया वो उनकी राजनीतिक गणना है। और सत्ता में अब बात उस बर्बर खांसी की जो इस वक्त घर घर में कहर ढा रही है। अमूमन ऐसी भयंकर खांसी की दिक्कत तब देखी गई थी जब कोरोना अपने पीक पर था और लोगों के अंदर उसकी दहशत थी, लेकिन अब बिल्कुल वैसा ही टॉर्चर लोग फिर महसूस कर रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या ये कोरोना का ही रूप है या कोई नया वायरस है जिसकी चपेट में हर चौथा या पांचवां शख्स है। ये ऐसी खांसी है जो एक बार आने के बाद जाने का नाम नहीं ले रही है। खांसते खांसते लोगों के फेफड़े हिल जाते हैं, सांस फूलने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, कई बार तो पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है। चिंता की बात यह है कि पहले जो खांसी 5 या 6 दिनों में ठीक हो जाती थी, उसे इस बार जाने में 25 से 30 दिन का समय लग रहा है। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इस बार खांसी इतनी खतरनाक क्यों है? आपको इस खांसी से बचने के लिए किस तरीके की तैयारी करनी होगी? आज ऐसे बहुत से सवालों का जवाब सत्ता में मिलने वाला। दरअसल इसके पीछे एक ऐसा अदृश्य वायरस है जो कोरोना तो नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। लेकिन आप मिनी कोविड भी इसको कह सकते हैं। इसका नाम है इन्फ्लुएंजा A-H3N2, जो इस वक्त देश के कई शहरों में तेजी से फैल चुका है और हर दिन के साथ इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ICMR ने भी इस वायरस को लेकर देश में खतरे का अलार्म बजा दिया है और बिल्कुल कोविड वाली सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि कोरोना की तरह इस वायरस से भी संक्रमित लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत खांसी और बुखार की है। करीब 92% लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंजा ए नाम के इस वायरस की चपेट में आने के बाद बुखार से पीड़ित हैं। 86% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसी खांसी आ रही है जो एक बार शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती है। 27% लोगों को खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हुई है, जबकि 10% मरीज ऐसे हैं जिन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत की वजह से ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़ गई है। इन्फ्लुएंजा A-H3N2 से पीड़ित 7% मरीजों को तो ICU में भी भर्ती कराने की नौबत आ गई है।
दिल्ली के अस्पतालों में इस वायरल इन्फेक्शन के मरीज 30% तक बढ़ गए हैं। ये वायरस कितना खतरनाक है और इससे आप कैसे बचेंगे, इस पर हमने आपको सावधान करने वाली एक रील तैयार की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इधर कोल्ड और कफ के मरीज बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि रात भर लोग खांसते हैं। 15 से 20 दिन तक दवाइयां खा रहे हैं, उसके बावजूद खांसी और जुकाम ठीक नहीं हो रहा। अधिकतर 4-5 दिन का होता है, बुखार चले जाता है, लेकिन खांसी नहीं जाती। कई लोगों के अंदर ये देखा गया है कि खांसी 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक रहती है। 15 से 20% पेशेंट वो हैं जिनका गला खराब है, सर्दी जुकाम है या लो ग्रेड उनको फीवर है, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीवियर कफ है। हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा। अभी जो प्रकोप देखा जा रहा है 70%, 60%, 70% जो पेशेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स को कोविड और इन्फ्लुएंजा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उनको एडवाइजेबल है कि अपने कोविड के टेस्ट भी कराएं और इन्फ्लुएंजा के टेस्ट भी कराएं। पैनिक ना कीजिए, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, घर रहिए। 10 से 15 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने टेस्ट जरूर कराइए। खांसी और बुखार के लिए जिम्मेदार इन्फ्लुएंजा ए को मिनी कोविड क्यों कहा जा रहा है, आप भी उस खतरे को समझिए। जिस तरह कोरोना सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, वैसे ही इस वायरस की वजह से भी फेफड़ों में बेहद खतरनाक संक्रमण हो रहा है। जिस तरह कोरोना एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, उसी तरह इन्फ्लुएंजा ए नाम का ये वायरस भी एक दूसरे के संपर्क में आने से तेजी से फैल जाता है। जिस तरह कोरोना के कई केसेस में मरीजों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही इस बार भी कुछ मरीजों को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत पड़ रही है। जैसे खतरनाक कोरोना वायरस ने शहर शहर अस्पतालों में लंबी लाइनें लगवा दी थी, ठीक वैसे ही इस वायरस की वजह से भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी निश्चित होता है। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ी गई सबसे बड़ी जंग को देश ने कैसे वैक्सीन और अपनी सावधानी से जीत लिया। एक बार फिर बिल्कुल वैसी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जैसी आपने कोविड काल में दिखाई थी। आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में जो कुछ बताया है उसे गौर से सुनिए। हाथों को बार बार साबुन से धोएं, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, खांसते और छींकते समय मुंह पर हाथ रखें, बिना हाथों को धोए अपनी आंखों और मुंह को ना छुएं, गर्म पानी पिएं और खांसी के लक्षण दिखने पर भाप लें, नमक के गुनगुने पानी से गरारा करें, बुखार या बदन दर्द की स्थिति में पैरासीटामोल लें और सबसे ज़रूरी शुरुआती लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करें। यानी आप गौर करें तो ये सारी वही सावधानियां हैं जो आपसे कोरोना के दौरान रखने के लिए कही जा रही थी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए को भी डॉक्टर कोरोना जैसा ही बता रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से अलर्ट मोड में आने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सावधानी से ही आपकी सेहत की सत्ता दुरुस्त रहेगी। तो यहां आपके स्वास्थ्य की बात चल रही है तो बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जिक्र करना भी जरूरी है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को जानकारी दी है कि हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और स्टंट भी डाला गया। सुष्मिता सेन ने अपने पिता के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके ये शॉकिंग न्यूज़ दी। सुष्मिता सेन के इस खुलासे के बाद उनके फैंस हैरान हैं और ये सोच रहे हैं कि एक अभिनेत्री जो मिस यूनिवर्स रही हैं, सुपर फिट रही हैं, 47 साल की उम्र में भी युवा दिखती हैं, सुपर फिट दिखने के लिए सुपर डाइट को लगातार फॉलो करती हैं, आखिर उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ गया। वैसे भी विश्व सुंदरियों की डाइट, उनका रहन सहन काफ़ी नियंत्रित होता है। हालांकि कोविड के दौर और वैक्सीन की ग्लोबल मुहिम के बाद कम उम्र में हार्ट अटैक वाला इत्तेफाक लगातार देखने को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दौर में किसी के लिए भी ब्यूटी को साधना आसान है, लेकिन बॉडी को साधना उतना ही मुश्किल। हार्ट अटैक कम उम्र में ही शॉकिंग न्यूज़ बनकर आने लगे हैं, इसलिए सभी न्यूज़ मित्रों को हमारी सलाह है
कि अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहें और जरा सी भी बेचैनी को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और अब बात करते हैं सत्ता की खबर के असर की। खबर दिखाने की रेस और टीआरपी की होड़ में कई बार देश हित और जनहित की खबरें दब जाती हैं, लेकिन सत्ता में हम हमेशा राष्ट्रवादी और देश हित से जुड़ी खबरों को तरजीह देते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको गलवान में शहीद जवान के पिता के अपमान की खबर दिखाई थी। बताया था कि कैसे बिहार के वैशाली में पुलिस ने शहीद जयकिशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह के साथ बदसलूकी की थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई थी। शहीद जवान की मां ने रोते हुए पुलिस पर जबरदस्ती थाने ले जाने और मारपीट का आरोप भी लगाया था। यहां तक कि शहीद के पिता को जेल में भी बंद कर दिया गया था। सत्ता में खबर दिखाए जाने के बाद नेताओं की नींद खुली। इसको लेकर पहले बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। अब शहीद के पिता को हाजीपुर कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। शहीद के पिता ने खबर दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष का शुक्रिया किया। TV9 भारत पर जो खबर चला तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। उनको न्यायालय मिलना चाहिए। तो सिर्फ 30 सेकंड में आपको हम बताते हैं कि कैसे एक शहीद के पिता के अपमान की खबर को हमने चुभने वाले सवालों के साथ उठाया था। जब खबर देश से हो और शहादत से जुड़ी हो, राष्ट्रवादी संवेदनाओं से जुड़ी हो, तो इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए और ना ही सियासतदानों की संवेदनाएं मौसम की तरह बदलनी चाहिए। नजरिया सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी रक्षा के लिए देश के पराक्रमी जवान खून जमाने वाली ठंड में भी मुस्तैद रहते हैं और ये जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद होने पर भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारी देश के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अभी चीन पाकिस्तान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, देखिए कैसे सोशल मीडिया पर ये टॉपिक्स ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन इस घटना को हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ना तो ये खबर कहीं किसी हेडलाइंस में है, ना ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रही है। तो इस खबर को दिखाने के बाद में बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की और अब शहीद के पिता बाहर आ चुके हैं। सत्ता की खबर का असर बिहार से दिल्ली तक हुआ है। हमने कल जेएनयू में आंदोलन और धरना करने वाले पर छात्रों पर 20 से 50 हज़ार तक के जुर्माने और निष्कासन के नियम पर सवाल उठाए थे, लेकिन जब सत्ता में खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी होती है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जेएनयू ने अपना ये नियम वापस ले लिया है। जेएनयू विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश पर यह नियम वापस हुआ है। हमने कल सत्ता में कहा था, भले ही जेएनयू मैनेजमेंट क्रांति के नाम पर चलाए जाने वाले देश विरोधी एजेंडे को रोकने के लिए ऐसे नियम बना रहा हो, लेकिन इससे उन छात्रों की मांग और आवाजें भी दब जाएंगी जो जायज होंगी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उठाई जाएंगी। हर कोई इस बात का गवाह रहा है कि जेएनयू के आंदोलन जरा दूजी किस्म के थे, जिसमें कई बार आतंकी अफजल गुरु और पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाई दिया। आज़ादी के नाम पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के भी आरोप लगाए गए। इसलिए आज वो लोग बहुत खुश होंगे जो जेएनयू के नारों और तस्वीरों को देखकर गुस्से में थे। ये लोग जेएनयू में धरने और आंदोलन पर रोक को ठीक मान रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जेएनयू के इस फैसले की वजह से अब विरोध की आवाजें भी दब जाएंगी। जेएनयू में फीस या पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं पर या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए होने वाले धरने भी नहीं होंगे। इसलिए कुछ लोग इस कदम को प्रशासनिक जोर जबरदस्ती मान रहे हैं। हालांकि गौर से देखिए तो इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने आंदोलन, अनशन और विरोध प्रदर्शन जैसे शब्द को अपने एजेंडे से दूषित किया। और अब आपसे एक सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता किसकी होती है? यह सत्ता किसी देश की नहीं, किसी शख्स की नहीं, बल्कि आइडिया की होती है। इसलिए हम भारत के वो आइडिया मैन आपके सामने लाना चाहते हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के सबसे असली और सही की फैक्टर हो सकते हैं। आज हम यूपी के सोनभद्र में रहने वाले एक ऐसे ही आइडिया मैन की बात करने वाले हैं जिसने एक सेंसर वाले हेलमेट का आविष्कार किया है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर किसी ने यह हेलमेट नहीं पहन रखा है तो वो बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इंद्रेश के इस अनोखे आविष्कार पर हमने सत्ता की एक रील तैयार की। ब्रीथ एनालाइजर, और इसमें और सब सारी चीज़ें जो है हिडन है। देखिए हेलमेट तो लगा लिए फिर भी इस बेल्ट को नहीं बांध रहे हैं, फिर भी ये बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी किसी भी तरीके से इस समय।
बेल्ट को हम बांध रहे हैं। लोग लगा लेते हैं हेलमेट, लेकिन जो बेल्ट नहीं होता है, बेल्ट को नहीं बांधते हैं, फिर भी जो बाइक लेकर चल देते हैं। तो अगर बेल्ट भी नहीं बांधेंगे तब भी बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी। नशे की हालत में व्यक्ति जो है कि बाइक को नहीं ड्राइव कर सकता, यानी कि नहीं चला सकता। क्या है वो? ब्रीथ एनालाइजर में आने वाले नए तकनीकी और मानव जीवन में जो समस्याएं जो हो रही हैं और दुर्घटना से बचाव के लिए बहुत सारे नए तकनीकी पर काम करूँगा। हम सरकार से यही चाहेंगे कि इनको मतलब जितना अधिकतम आगे से आगे बढ़ाना चाहें, उतना सरकार इनको आगे पढ़ाई कराते हुए इनको बढ़ाए। और आगे अब देखते हैं सत्ता टॉप 9। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश दिया गया। आतंकवाद से निपटने के लिए क्वाड ने वर्किंग ग्रुप के गठन का फैसला किया है, तो चीन को इंडो पैसिफिक में संयम बरतने का सीधा संदेश दिया गया। भारत के खिलाफ ISIS की नई साजिश का खुलासा हुआ है। NIA के सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन ने फंड इकट्ठा करने के लिए अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को हथियार बना लिया है। ई मनी से ट्रांजैक्शन अब एजेंसियों के लिए चुनौती बन रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में NIA ने हिजबुल आतंकी बासित रेशी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसकी संपत्ति कुर्क की। सोपोर हमले का आरोपी बासित इस वक्त पाकिस्तान में छिपा है। कर्नाटक के बीदर देवनहल्ली में विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष PM मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी की उम्र बढ़ेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में जानबूझकर गलत तथ्य जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो चीजें पहले छूट गई थी उन्हें नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए सिलेबस में जोड़ा गया है। ग्रंथ और परंपरा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।